नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज का सहज चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र। इससे जुड़े हुए कुछ शब्दावलियां हैं और उसकी परिभाषाएं हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें रिलेटेड, जैसी चीज़ें कुछ जो डिफिनेशन वगैरह उसकी चर्चा मैं पिछली वीडियो में भी कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और अच्छे से देखेंगे। जो क्योंकि हम लोगों ने पिछली वीडियो में पर्यावरण के बारे में पढ़ा था, बायोम के बारे में पढ़ा था, जीव मंडल के बारे में पढ़ा था। अगर उसको आप समझ रहे हैं अच्छे से तो आपको वहाँ से रिलेट करके इसको चीज़ों को समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो चलिए यही शुरू करते हैं, पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी क्या है? सबसे पहले तो देख ले, पारिस्थितिकी जो शब्द है ये दिया किसने था। परीक्षा प्रश्न पहला तो यहीं से बन जाता है कि ये शब्द दिया किसने था, तो अर्नेस्ट हैकेल ने। चलिए हम लोग पहले तो हम ये देख लें कि कौन कौन सी शब्दावली किस किस के द्वारा दिया गया। तो पारिस्थितिकी शब्द को अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। पारिस्थितिकी तंत्र जो है उसको दिया एजी टांसले ने, याद के लिए एजी टांसले ने दिया 1935 में। और पारिस्थितिकी कर्मता यानी इकोलॉजिकल नीचे जो है वो है जोसेफ ग्रीनेल ने दिया था। किसने दिया था? जोसेफ ग्रीनेल ने, याद कर लीजिए, जोसेफ ग्रीनेल ने दिया था। ये तीन नाम याद रखिएगा। पारिस्थितिकी जो इकोलॉजी होता है वो होता क्या है? इकोलॉजी के अंदर लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। तो जाहिर सी बात है, हम किसी चीज़ का अध्ययन करेंगे। हम पर्यावरण की डिफिनेशन पहले पढ़ के आ चुके हैं। अगर हम लोगों ने पर्यावरण की डिफिनेशन पढ़ी है और उसको समझी है तो पारिस्थितिकी की डिफिनेशन समझना आसान है। इसमें क्या कह रहे हैं कि इसमें समस्त जीवों तथा भौतिक, समस्त जीवों का मतलब ये है कि जीव जंतु और उसके अंतर के मतलब कि चलते फिरते चार पैरों वाले जीव, कीड़े मकोड़े, ये सब जीव, और यहाँ तक कि पेड़ पौधों को भी शामिल किया जाएगा, चाहे वो घास हो या कोई बड़ी वनस्पति हो। समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण मैंने बताया था एबायोटिक चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें जिसे हम लोग बोलते हैं अजैविक घटक। तो भौतिक पर्यावरण के मध्य उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मतलब कि जो जीव जंतु हैं और जो उनके अगल बगल जो भौतिक पर्यावरण है उनके बीच जो अंतर संबंध है, जो क्रियाएं होती हैं, उनके जो क्रियाओं के मध्य उसका अध्ययन अगर हम करें तो उसे बोलेंगे पारिस्थितिकी, यानी इकोलॉजी कहेंगे। ये तो पारिस्थितिकी, इसी पारिस्थितिकी शब्द से बना पारिस्थितिकी तंत्र। मतलब पूरा पारिस्थितिकी का जो सिस्टम जो बनना है, वो जो हमारा सिस्टम बना है उसको हम लोग पढ़ेंगे। और इस तंत्र को जो जोड़ा गया शब्द पारिस्थितिकी तंत्र, इसको पूरा, इसको जो सबसे पहले जिसने दिया वो थे एजी टांसले 1935 में। इसमें क्या होता है कि जीव मंडल के सभी संगठकों, जीव मंडल के सभी संगठक, जितने संगठक होते हैं, अजैविक, जैविक, अजैविक में हम लोग भौतिक, कार्बनिक, अकार्बनिक, जैविक घटक में उपभोक्ता, उत्पादक, इस सभी चीज़ों को हम लोग देखते चलते हैं। जीव मंडल के सभी संगठकों के समूह जो पारस्परिक क्रिया में सम्मिलित होते हैं वो पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं जीव मंडल के अंदर। अब जीव मंडल के अंदर कई तरह के पारिस्थितिक तंत्र हमको देखने को पड़े हैं। मालूम है हमको, जब हम लोगों ने जीव मंडल पढ़ा था, जीव मंडल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। और ये तीनों ही जगहों पर जीव पाए जाते हैं। 200 मीटर समुद्र तल से और 600 मीटर आपका समुद्र तल से ऊपर तक जीव पाए जाते हैं। और उनका अपना एक पारिस्थितिक तंत्र है। जलीय तंत्र में जब चले जाएं तो जल समुद्र के अंदर झीलों में चले जाए, वायु में वायु तंत्र के अंतर्गत हम लोग वहाँ पे अपना एक पारिस्थितिक तंत्र है पंछियों का। और स्थल पे भी अपना एक परतंत्र, चाहे वो फसलों का परतंत्र हम लोग देख लें, चाहे जिसका देख लें। स्थल पे जो जंगल है अगर है तो उसका अपना एक पारिस्थितिक तंत्र है, उसके अपने जीव जंतु हैं और वो आपस में क्रिया करते हैं। तो वो चीज़ें उसी की बात कर रहे हैं। जब हम लोग जीव मंडल शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा अपने दिमाग के अंदर रखें कि जीव मंडल, जीवों का मंडल, और जीवों का मंडल मतलब कहाँ कहाँ जीव, उसको जब हम लोग अलग अलग करते हैं तो हम लोग जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल तीनों को देखते हैं। अब इसको पूरे डायग्राम को अगर हम समझे, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र का जो निरूपण है, जो योजना निरूपण है, वो किस तरह से हो सकता है, तो उसको हम लोग देखें। तो उसमें देखिए सबसे पहले नंबर पर हम लोग उत्पादक को देखते हैं। उत्पादक के बाद उपभोक्ता आता है, जो प्राथमिक उपभोक्ता जो उसको ग्रहण करता है। फिर द्वितीय उपभोक्ता जो उसको ग्रहण करता है, तृतीय उपभोक्ता होता है जो उसको ग्रहण करेगा द्वितीय उपभोक्ता को।
ये पूरा क्रम चलता है और फिर सबसे ऊपर आ जाएगा सर्वाहारी या सर्वोच्चहारी, जो सब कुछ ग्रहण करता है। ठीक है, जो सर्वाहारी होगा सर्वोच्च मतलब कि जो उत्पादक पे भी डिपेंड है, प्राथमिक उपभोक्ता पे भी डिपेंड है, द्वितीयक उपभोक्ता पे भी डिपेंड है, तृतीयक उपभोक्ता पर भी डिपेंडेंट है। और जो सर्वाहारी है और जो द्वितीयक उपभोक्ता है, तृतीयक उपभोक्ता है, प्राथमिक उपभोक्ता है और जो उत्पादक है, इसको अब घटक जो होते हैं डिकम्पोज कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं उसको, और पुनः उसको मृदा के अंदर मिला देते हैं और फिर से उत्पादक क्या करता है, उसका इस्तेमाल करता है। मतलब वो खुद उत्पादक को प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, सर्वोहारी सर्वोच्चहारी ग्रहण करते हैं, लेकिन इन सब का डिकम्पोजिशन अपघटक के द्वारा कर दिया गया और अपघटक ने फिर से मृदा में उसको मिक्स किया और मृदा से फिर से उत्पादक ने उसको ग्रहण किया। फिर वही चक्र चल रहा है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, तो ये एक पूरी साइकिल चलती है। उत्पादक जो है वो जैसे फसलों की अगर हम बात करें, उसका जो उगना होता है, जो फसलों का उत्पादन हो रहा है, वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, तो ये सभी लोग जानते हैं, कोई बताने वाली चीज़ नहीं है। ये प्राथमिक पोषण स्तर का हिस्सा होता है जिसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा है, सौर ऊर्जा इस्तेमाल हो रही है, वायु इस्तेमाल हो रही है, और वायु के अंदर नाइट्रोजन का फिक्सेशन पड़ते ही है, तो उसका फिक्सेशन मृदा के अंदर होता है, उसकी भी अपना एक प्रोसीजर है, उसको भी देखेंगे। तो ये उत्पादक के अंदर से फिर धीरे धीरे हम लोग बढ़ते हैं और फिर से दोबारा वही चक्र चलता है। ये किसी भी पाचन तंत्र का ये हिस्सा होता है, क्योंकि अपघटक जो होते हैं वो पूरे हमारे जीव मंडल में कहीं ना कहीं उपस्थित होते हैं। ये तो हमारा हो गया पारिस्थितिक तंत्र, जिसको दिया एजी टांसले ने और अर्नेस्ट हैकेल ने दिया पारिस्थितिकी को। यानी हमको अध्ययन करना है भौतिक और जीव मंडल, मतलब जीवों के मध्य के अंतर संबंधों का। अब आते हैं पारिस्थितिकी कर्मता, जैसे हम लोग इकोलॉजिकल निके बोलते हैं। ये होता क्या है, ये थोड़ी सी इसकी डिफिनेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझेंगे ध्यान से कि यह किसी खास प्रजाति की बात करता है। ध्यान देंगे, ये किसी खास प्रजाति की बात करता है। अब खास प्रजाति का मतलब जितनी प्रजातियों के बारे में हम जानते हैं उसको हम इंडिविजुअल ले लें, अलग अलग ले लें, तो वो अपने आप में एक खास प्रजाति है। उसके अपने अगल बगल उसका अपना एक पारिस्थितिक तंत्र होगा और अपने उस पारिस्थितिक तंत्र से वो रिएक्ट करता होगा। वही चीज़ हमको देखना है यहाँ पर कि यहाँ किसी खास प्रजाति की उसके पर्यावरण में कार्यात्मक भूमिका तथा स्थिति को प्रदर्शित करता है। जैसे हम शेर की बात करें, बाघ की बात करें, वो एक खास प्रजाति है और उसका अपने पारिस्थितिक तंत्र है जो अन्य प्रजातियों को भी नियंत्रित करने का कार्य करता है। कोई प्रकार के भालू हो गया, चीता हो गया, कोई प्रकार का जो जीव है वो अपने अगल बगल के पारिस्थितिक तंत्र को नियंत्रित करने का कार्य करता है और उसी द्वारा वो संचालित भी होता है। इसके अंतर्गत प्रजातियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले संसाधनों की प्रकृति, किस प्रकार के संसाधन का वो जीव इस्तेमाल कर रहा है अपने पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत, उनके उपयोग करने का तरीका क्या है, टाइमिंग क्या है, समय क्या है, किस समय पर उस तरह से करते हैं, उस प्रजाति की अन्य प्रजातियों के साथ अंतर क्रिया जो है वो कैसी है। तो ये पूरा एक बनाती है पारिस्थितिक कर्मता का निर्माण करती है। मतलब ये चीज़ें एक खास प्रजाति के लिए होती हैं जो इन चीज़ों पर डिपेंडेंट होती है और वो खास प्रजाति जीवित जो रहती है वो पूरे पारिस्थितिक तंत्र से क्रिया करती हैं, उसकी अपनी टाइमिंग होती है, क्या डिपेंडेंसी है, उससे पूरे पारिस्थितिक कर्मता यानी इकोलॉजिकल नीचे का निर्माण होता है, जिसे जोसेफ ग्रेनेल ने ये सब दिया था। अगर हम इसको और अच्छे से समझें कि पारिस्थितिक कर्मता को जो होती है वो उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, तो हम लोग देखेंगे किसी भी प्रजाति का संख्या घनत्व क्या है, उस प्रजाति का क्षेत्र कितना है, बड़ा है, छोटा है, बड़ा है, कैसा है, भोजन या आहार की आवृत्ति कैसी है, मतलब कैसे उसको उपलब्ध हो रही है वो भोजन, उस स्थान की ऊंचाई कैसी है, देन उस समय के अवधि के कैसी, किस अवधि में वो जीवित है, आहार तथा संख्या का जो अनुपात है वो कैसा है, उच्चावच किस ऊंचाई पर है, ढाल की मृदा कैसी है, मृदा की उर्वरता कैसी है कि कहीं वहाँ पर जो भी चीज़ें हैं जो पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण हुआ पेड़ पौधों से वो किस मृदा में उगते हैं। तो इतनी चीज़ें डिपेंड करती हैं, मतलब ये कारक हैं जो कि पारिस्थितिक निके को प्रभावित करते हैं।
जितनी बड़ी मतलब जितनी ज़्यादा संख्या पारिस्थितिक कर्मता जितनी अच्छी होगी, ये कह सकते हैं, जितनी विविधता इसकी होगी उतनी अच्छी विविधता पारिस्थितिक तंत्र की होगी। याद रखेंगे। पारिस्थितिक तंत्र के जो घटक होते हैं, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, मैं इस पर पहले ही पर्यावरण के घटक के रूप में इसको आपको बता चुका हूँ। फिर भी पारिस्थितिक तंत्र के जो घटक होते हैं वो काफ़ी आपके पर्यावरण घटक से मिलते जुलते हैं। मतलब ये कह लीजिए कि जो पर्यावरण के घटक होते हैं वही पारिस्थितिक तंत्र के घटक होते हैं, क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र के अंदर क्या एक प्रकार का पर्यावरण का ही निर्माण होता है। ठीक है। अब यहाँ पर हम जब देखेंगे तो घटक में अजैविक घटक और जैविक घटक हम दो चीज़ें देख रहे हैं। अजैविक घटक में जो हम देखते हैं जिसे हम लोग एबायोटिक बोलते हैं, उसमें तीन हैं। भौतिक कारक हैं, अकार्बनिक कारक हैं और कार्बनिक कारक हैं। भौतिक कारक के अंतर्गत तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, सौर ऊर्जा, वायुमंडलीय दाब, स्थलाकृति, ये सभी चीज़ों को कंसीडर किया जाता है। अकार्बनिक कारकों में जल आ जाता है, वायुमंडलीय गैस आती है, मिट्टी आती है, खनिज आती है, चट्टान आ जाता है। और जब कार्बनिक पदार्थों में प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा, ये पोषक तत्वों में हम लोग पढ़ते हैं जिसमें कार्बन की मात्रा उपलब्ध होती है और कार्बन के बिना तो कोई जीव जीवित रह ही नहीं सकता। तो कार्बनिक पदार्थों की मतलब कार्बनिक तत्वों की जो हम बात कर रहे हैं तो वो अजैविक घटक के अंतर्गत पढ़े, उसके अंदर जीवन भरे हुए लेकिन जीवन प्रदान करने में सहायक होता है वो। जब जैविक घटक में आते हैं तो वही मैंने आपको यहाँ बताया कि जो पारिस्थितिक तंत्र है वो जो एक किसी पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है उसमें जो जीव हैं और जिस पोषण स्तर तक चलते हैं और जो उसका एक चक्रीय क्रम होता है, जिस चक्रीय क्रम को फॉलो करते हैं, वो सभी जैविक घटक का हिस्सा होते हैं। उदाहरण के लिए उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक देख रहे हैं आप लोग। उत्पादक है, उपभोक्ता है और अपघटक है। और यहीं पर देखिए मृदा भी लिखा हुआ है। लेकिन जब मृदा को हम पढ़ रहे होते हैं तो मृदा को हम लोग अकार्बनिक पदार्थों के अंतर्गत पढ़ते हैं और अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो सभी अजैविक घटक का हिस्सा है। लेकिन जब हम उत्पादक, प्राथमिक, उपभोक्ता और अपघटक पढ़ते हैं तो ये जीव हैं जिसमें जीवन है, यानी वो जैविक घटक का हिस्सा है, जो कि मैंने पारितंत्र के घटक के रूप में पढ़ा। मतलब कि जो आप पूरी साइकिल देखते हैं पारितंत्र की, जो साइकिल चल रही है, जो पोषण स्तर फॉलो हो रहा है, जो एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण हो रहा है, उसके अंदर जैविक और अजैविक घटक दोनों देखने को आपको मिलेंगे। ये तो पारिस्थितिकी और पारितंत्र को समझने का पूरा मैंने चीज़ें बताया। और भी आगे कई चीज़ें हमको पढ़नी है इसके अंदर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।